फ्रेंड्स वेलकम बैक। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था तीसरा विद्युत। तो दोस्तों विद्युत धारा जो चैप्टर था उसमें से हम लोग 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन यानी 51वां क्वेश्चन किस तरीके का दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल दिया गया दोस्तों, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी वो पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं। वो अर्ध विद्युत चालक कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, या विद्युत चालक कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस इजी क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका। जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दे दीजिए। तो आइए देख लेते हैं अब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें दोस्तों कहते हैं, उन्हें चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चालक बोलते हैं। जो अपने अंदर से धारा को बहने देते हैं और जो अपने अंदर से धारा को नहीं बहने देते हैं वो कुचालक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया विद्युत चालक। यानी विद्युत चालक मतलब क्या, जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। तो आइए दोस्तों दूसरे वीडियो का पहला जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका तो आंसर सब बच्चों को आ ही रहा होगा। अभी जस्ट इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि उसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो रही थी, इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं हो रही है। तो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं, ए व बी दोनों कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर, तो दोस्तों वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उन्हें कुचालक कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं कुचालक। अब कुचालक को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं दोस्तों, दूसरे रूप में बोलते हैं विद्युत रोधी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। यानी विद्युत रोधी होते हैं, वो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। यानी विद्युत धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ए बी सी या फिर डी। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है, तो आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे कोई परिपथ दिया गया दोस्तों, इस तरीके का कोई परिपथ बना है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा इस तरीके का, यहाँ पर कोई बल्ब लगा होता है इस तरीके का, ये परिपथ पूरा बना है इस तरीके से, यहाँ पर कोई सेल लगा होता है ये इस तरीके से, ये इसका माइनस सिरा होता है और ये इसका प्लस सिरा होता है। तो बैटरी के सदैव धनात्मक सिरे से इस तरीके की ओर विद्युत धारा निकलती है, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर इस तरीके से बहती है। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल की ओर होती है और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन बी। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी और एक हमने डेफिनेशन बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आवेश की प्रवाह दर क्या कहलाती है दोस्तों, आवेश की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है, यानी Q अपॉन टी इक्वल टू आई। तो आवेश की प्रवाह दर क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत धारा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विद्युत धारा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं,
पहले ऑप्शन में दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात 19, दूसरे में दिया गया 4.32 गुणे 10 की घात 27, उसके बाद दिया गया है 6 गुणे 10 की घात 18, उसके बाद में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग पढ़ें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। लिखा है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं। तो दोस्तों देख लेना है कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपवाहित होंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात 19, दूसरा दिया गया 4.32 गुणे 10 की घात 27 और तीसरा दिया गया 6 गुणे 10 की घात 18। उसमें अगला दिया गया इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कोई मान तो दिया नहीं गया कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो अब इसमें से कैसे मान निकालेंगे, क्योंकि यदि हमें इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होती तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, Q बराबर Ne। इस तरीके का फार्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। अब इसमें आवेश भी नहीं दिया गया है, धारा का भी मान नहीं दिया गया है, तो इसमें से मान इसका कितना निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर यदि 1 कूलाम के बराबर मान कर चलें तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन मान लेंगे कि 6 गुणे 10 की घात 18। वैसे दोस्तों ये विवादित आंसर है और इसका आंसर आप लोग अप्रॉक्स में मान लिया जाएगा कि इतना आंसर है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा दोस्तों। कितने घंटे तक, 3 घंटे तक प्रवाहित होता है तो आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों 4320 कूलाम या 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम या 1.6 गुणे 10 की घात 19। दोस्तों यहाँ पर 2 बार वही ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं, एक बार यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यानी माइनस का 19 कूलाम कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 4 एम्पियर की विद्युत धारा कितनी देर तक दोस्तों प्रवाहित हो रही है, 3 घंटे तक प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर निकालेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा, जब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा 4320 कूलाम। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये धारा दिया गया है और ये समय दिया गया है। अब इससे पहले आवेश निकालेंगे, उसके बाद में प्रवाहित आवेश ज्ञात करेंगे। जब धारा निकल आएगी तो उसके बाद में प्रवाहित आवेश निकालेंगे। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। धारा नियंत्रक का, परिवर्ती प्रतिरोध का, ए व बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित किस तरीके से करते हैं। दोस्तों परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने का मतलब है कि उसके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सके और या फिर घटाया जा सके। तो धारा नियंत्रक के रूप से क्या करते हैं, इसे बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा नियंत्रक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों रियोस्टेट। तो धारा नियंत्रक के द्वारा क्या करते हैं, उसके प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों शक्ति ज्ञात करना है तो P बराबर फार्मूला क्या होता था दोस्तों, शक्ति बराबर क्या निकालते थे, V इंटू आई। तो V का मान दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है, और I का मान दिया गया है, ये धारा के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर 220 गुणे 0.50 करते हैं। तो इस तरीके से रख लेते हैं, 2 जीरो दिया गया तो 2 जीरो रख लेते हैं। उसके बाद में 22 का गुणा करेंगे 5 में तो 22 पंचे आ जाएगा 110। उसके बाद में 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 110। तो देख लेते हैं 110 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 110 दिया गया है डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 110 वाट। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। दोस्तों आवेश की मात्रा हमें फिर से ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन
क्या हो जाएगा। अब की बार कितना पूछ रहा है दोस्तों, 10 मिनट तक पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं उसका किस तरीके से आंसर निकालेंगे। तो 1 मिनट में दोस्तों क्या होता है, 60 सेकेंड होते हैं। इसी तरीके से 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो 10 मिनट में दोस्तों कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 10 मिनट में हो जाएंगे 600 सेकेंड। अब 600 सेकेंड दिया गया दोस्तों, हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का मान कितना दिया गया, आई का मान दिया गया 0.5। उसके बाद में इंटू टी कितना दिया गया, समय कितना है 600 दिया गया, तो 600 रख देंगे यहाँ पर। अब गुणा कराएंगे तो दोस्तों 6 पंचे 30 आ जाएगा। उसके बाद में 2 जीरो दिए गए हैं तो 2 जीरो रख देंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव दिया गया तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा आवेश, आवेश आ रहा है 300। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए नंबर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। इन सवाल को दोस्तों आप लोग भी साथ में लगाते चलिएगा, उसके बाद में आंसर लिखिएगा कौन सा आंसर इसका सही है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत प्रवाहित कर धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने से प्रक्रम को क्या कहते हैं। विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, ए व बी दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत, यानी किसी भी कोई एक पदार्थ है उसके ऊपर किसी अन्य धातु की जब वांछित परत चढ़ा देते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है। यानी इसके ऊपर जब क्या परत चढ़ा देते हैं तो वो परत किस तरीके से चढ़ाते हैं, जैसे हमको कोई चीज़ उसमें लीप देते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, लीपना क्या कहलाता है, कहलाता है लेपन। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा विद्युत लेपन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों विद्युत लेपन विधि। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा, इस्पात, निकेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं नर्म लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नर्म लोहा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है 63 दिया गया है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, यानी कोई यदि विद्युत धारा है वह इस तरीके से चारों तरफ से यदि बंद है तो वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है, विद्युत धारा पथ कहलाता है, विद्युत विभव पथ कहलाता है, या विद्युत शक्ति पथ कहलाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जब कोई पथ चारों ओर से दोस्तों बंद हो जाएगा तो वो कौन सा पथ कहलाएगा, आप लोग गेस करिएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि कोई पथ चारों ओर से बंद है और उसमें से विद्युत बह रही है तो वो कौन सा पथ हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विद्युत परिपथ। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर विद्युत परिपथ। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग इसमें से नहीं होता है। विद्युत हीटर में नहीं होता, विद्युत इस्त्री में नहीं होता, विद्युत बल्ब में नहीं होता, या फिर विद्युत पंखे में नहीं होता है। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तापीय प्रभाव यानी ताप का प्रभाव किस में नहीं होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं विद्युत हीटर में ताप का प्रभाव होता है क्योंकि उसी से खाना बनाया जाता है। विद्युत इस्त्री में भी ताप का प्रभाव होता है क्योंकि वो कपड़ों में इस्त्री की जाती है। उसी तरीके से विद्युत बल्ब में भी ताप का प्रभाव होता है क्योंकि वह ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि जो विद्युत पंखा है उसमें तापीय प्रभाव की जो मात्रा है वो लगभग 0 के बराबर होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी विद्युत पंखे में तापीय प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। देख लेते हैं दोनों की चाल समान होती है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होती है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जल्दी से इस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से क्लिक करें, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। दिया गया विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो दोस्तों विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल दोनों कैसी होती हैं, दोनों समान होती हैं, क्योंकि प्रकाश भी क्या है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें भी वैद्युत शामिल है, तो वो दोनों क्या होते हैं, दोनों की चालें एक समान होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या उन बिंदुओं के बीच क्या कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को यानी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। उन बिंदुओं के बीच में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फार्मूला क्या हुआ था इसका, यदि कोई हम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। फार्मूला क्या आया था दोस्तों, V बराबर W/Q। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, विभवांतर से। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2×10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा होगी। यानी इसमें बल का मान दिया गया है और उसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों न्यूमेरिकल दिया गया है और ये सवाल आप लोगों को क्लास में सॉल्व भी कराया गया है, तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर सॉल्व करिएगा। उसके बाद में आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई के लिए इतने न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा क्या होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर की धारा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वोल्टेज बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें, यानी 6 वोल्टेज के से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को, यानी कूलाम कितना है, 1 कूलाम आवेश है, तो उसे कितनी ऊर्जा देंगे। तो फार्मूला दोस्तों इसमें लगाएंगे, किस तरीके का फार्मूला इसमें लगेगा, V = W/Q। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर V का मान कितना दिया गया, V का मान 6 दिया गया है, W हमें ज्ञात करना है, Q का मान कितना दिया गया 1 कूलाम। तो W/1 गुणा करेंगे तो 6 × 6, तो W बराबर कितना आ जाएगा 6 जूल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, 6 जूल। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻20 कूलाम, 1.6 × 10⁻27 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि -19 कूलाम कहीं पर नहीं लिखा है। यदि इस क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर माइनस लगा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम प्रतिरोध का जिनमें से प्रत्येक का मान 10 है, तो उसके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों क्या दिया गया है, यानी 10 प्रतिरोधों का जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कितने प्रतिरोध दोस्तों जुड़े हैं, 10 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, 10 प्रतिरोध जुड़े हैं, और प्रत्येक का मान कितना है दोस्तों, प्रत्येक का मान 10 है, और समांतर क्रम में दोस्तों जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से। समांतर क्रम का ये फार्मूला होता है दोस्तों, इस तरीके से जोड़े गए हैं ऐसे। यहाँ पर 1 2 3 4 करके, यानी 10 कितने प्रतिरोध जुड़े दोस्तों, 10 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो इस 10 प्रतिरोधों का दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से मान निकलेगा। तो सभी के साथ में जब समांतर क्रम में निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस तरीके से 10 प्रतिरोध दिए गए हैं दोस्तों। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए, यानी 1/10 धन 1/10 धन 1/10, यानी 10 बार करना है। तो जब 10 बार करेंगे दोस्तों, यानी 1/10
प्लस 1/10 और इस तरीके से डॉट डॉट 10वें बार करेंगे दोस्तों 1/10, तो इनका मान योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों आ जाएगा 1 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो देख लेते हैं, एक बैटरी से जब केवल प्रतिरोधों का एक समूह ही संयोजित किया गया है तो उसकी ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब एक बैटरी से प्रतिरोधक ही केवल संयोजित किए गए हैं दोस्तों तो उसमें से जो भी ऊर्जा निकलेगी वो किस रूप में निकलेगी, वो फिर तापीय ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है और इसका परिसर ज्ञात कीजिए। यानी धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का जो परिसर होता है दोस्तों वो क्या होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसको देख लेते हैं, उसका जो परिसर होता है कितना होता है दोस्तों, वो होता है 10⁻² से 2 मीटर से 10⁻6 ओम 10⁻6 ओम टू मीटर, इस तरीके से। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। और ये दोस्तों क्या है, ये फैक्ट दिया गया है और इस चीज़ को आप लोग याद कर लो कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं के बीच का जो प्रतिरोधकता है इसका परिसर ये होता है दोस्तों। ये याद करने वाली चीज़ है और इस चीज़ को आप लोग याद कर लो, याद करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद कर लो, कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ये डायरेक्ट फैक्ट दिया गया है तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लो। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। दोस्तों अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनीय रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर आप लोगों को सही लग रहा हो दोस्तों उस आंसर को आप लोग जल्दी से टाइप कर लें या आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख लें या आप अपने नोटबुक में टाइप कर लें। क्या दिया गया है, बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तनीय रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होता है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों, अर्धचालक का ये ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, अपरिवर्तनीय होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसका प्रतिरोध, जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बढ़ेगा, जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी R1 और R2 कैसे जुड़े हैं, समांतर श्रेणी में जुड़े हैं। तो समांतर श्रेणी का दोस्तों फार्मूला हमें पता है, तो उसी के अनुसार देखेंगे कि R1 से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा या प्रत्येक से कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो फार्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक एक से कम है क्योंकि वो बटे में संख्या लिखी गई, इसी वजह से ये एक से कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रत्येक से कम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि 4 समान प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 4 प्रतिरोधक हैं और उनको किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम प्राप्त होता है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा, 4 प्रतिरोध दोस्तों दिए गए हैं और श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है दोस्तों R1 + R2 और डॉट डॉट करके जितने भी प्रतिरोध दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कितने दिए गए हैं दोस्तों, 4 दिए गए हैं। तो माना R1 बराबर है R2 के, यानी सभी के मान बराबर हैं। तो जब सभी के मान बराबर होंगे तो दोस्तों R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर 4 प्रतिरोध दिए गए हैं तो आ जाएगा 4R। तो इस तरीके से जब R का मान निकालेंगे तो यहाँ पर R कितना दिया गया है, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया, 20 दिया गया है। तो 20 ऊपर रखेंगे दोस्तों और बटे में 4 दिया गया, 4 का भाग दे देंगे तो 4 पंचे 20। तो प्रत्येक कितने ओम का आ जाएगा दोस्तों, प्रत्येक आ जाएगा 5 ओम का। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
5 ओम। यानी यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो उनका प्रत्येक प्रतिरोध होगा दोस्तों 5 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 ओम। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धातुओं में धारा वाहक होते हैं, कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। धातुओं में धारा वाहक होते हैं, धातुओं में किसी भी धातु में धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों? सबसे पहले लेक्चर में ये चीज़ें बताई गई थी, तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या आवश्यक होता है। आइए देख लेते हैं। धातुओं में धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? धातुओं में धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक होता है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसी में धारा प्रवाहित होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ये आंसर सही आया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दिया गया? 1 मिनट दिया गया है। अब 1 मिनट बराबर दोस्तों क्या होता है? 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड के। और यहाँ पर आवेश दिया गया है, क्यू का मान दिया गया दोस्तों 120। तो हमें धारा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो धारा आई बराबर क्या होता है? फार्मूला आई बराबर होता है दोस्तों क्यू बाई टी। तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, यानी क्यू बाई टी। क्यू का मान दिया गया 120 और टी का मान दिया गया 60। तो देख लेते हैं आई का क्या मान आएगा दोस्तों। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। आइए देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्या दिया गया दोस्तों? आवेश दिया गया है, तो क्यू बराबर, तो क्यू की जगह 120 रख लेंगे। नीचे दोस्तों क्या दिया गया? समय दिया गया। समय कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड के बराबर। भाग देंगे तो 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। तो धारा आई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? आई बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और ये क्वेश्चन दोस्तों जिस भी बच्चे का सही आया उसके लिए एक ये अच्छी सी इमोजी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग चिन्ह नहीं होते हैं, यानी किसमें प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया एमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया कुंडली, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया विद्युत सेल। तो दोस्तों देख लेते हैं, एमीटर में भी क्या होता है? प्लस और माइनस दिया जाता है भाई। एक उसका धनात्मक टर्मिनल होता है और एक उसका ऋणात्मक टर्मिनल होता है। वोल्ट मीटर में भी यही होता है, एक धनात्मक होता है दूसरा ऋणात्मक। दोस्तों विद्युत सेल में भी एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। कुंडली जो दी गई दोस्तों, कुंडली में ना कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है। कुंडली इस तरीके की बनी होती है, किसी भी तार की जब कुंडली बनी होती है इस तरीके से, तो चाहे उसे इस साइड से लगा दें, चाहे उसे पलट कर उस साइड से लगा दें, उसमें प्लस या माइनस कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कुंडली में। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध, जब लंबाई बढ़ा देंगे, कोई तार इतना यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, जब इसे खींचकर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी लंबाई बढ़ाने से किसी तार का यदि प्रतिरोध है, यदि उसकी लंबाई को बढ़ा दें तो उसके प्रतिरोध में भी ग्रोथ हो जाएगी, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 5 समान प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों इसी तरह का एक सवाल पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें कौन सा क्रम था? उसमें था श्रेणी क्रम। इसमें कैसा दिया गया? समांतर क्रम। तो देख लेते हैं कि समान प्रतिरोध के हैं, यानी सभी के मान यदि मान लेते हैं कि सभी के मान R दिए गए हैं, तो 1/R प्लस
1/r प्लस 1/r इसी तरीके से 5 बार रखेंगे और इक्वल टू यहाँ पर मान आ जाएगा 1/10 का। तो ऊपर जोड़ेंगे इस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, तो इसका मान निकाल लेंगे। तो ये सवाल दोस्तों आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और उसके बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन क्या होगा। ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है और उसके बाद में आप लोगों को बताना है कितने दिए गए दोस्तों। दिए गए 5 समान प्रतिरोधक, यानी 5 तक लिखने हैं, यानी R 1/R1 प्लस 1/R1 5 बार लिखना है। उसके बाद में बराबर में 1/10 लिखना है और उसके बाद में R का मान ज्ञात करना है, कुछ R का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। आप लोग ये सवाल सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन दोगे। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 इक्वल टू A, B, C या D। तो इस तरीके से आप लोगों को कमेंट करना है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। यदि समांतर क्रम में कई प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो उनकी संख्या घटने के उपरांत उनके जो कुल प्रतिरोधकों का प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं उनमें क्या परिवर्तन होगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं, यदि उनके प्रतिरोधकों में क्या उनकी संख्या घटती जाती है तो उनका कुल प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है। क्योंकि जब प्रतिरोधकों में उनकी संख्या कम होगी तो उनका प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होती है, यानी सिल्वर धातु जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों ये फैक्ट दिया गया और इस चीज़ को आप लोग याद करिएगा, यानी सिल्वर पर विद्युत की प्रतिरोधकता क्या होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर ये होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों याद करने वाली हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप लोग याद भी कर लीजिए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिपथ में कितने अनुपातम मांग का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, विद्युत परिपथ में कितने अल्पतम मांग का फ्यूज प्रयोग करते हैं जब 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5 एम्पियर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, एमीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, डायनमो के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, विभवांतर दिया गया। तो विभवांतर को मापने के लिए क्या होता है, ए नंबर एमीटर, बी नंबर वोल्ट मीटर, सी नंबर डायनमो या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, विभवांतर, और एमीटर से क्या मापते हैं, धारा। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर, बी नंबर इज राइट ऑप्शन। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का या फिर हाइड्रो का। तो क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों दिया गया है। तो इसका देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जल में दोस्तों क्या होता है, पेट्रो होता है, टर्बो होता है, नाइट्रो होता है या फिर हाइड्रो होता है। तो जल दोस्तों, जल का किस तरीके से फार्मूला होता है H2O, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन यानी हाइड्रो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछा जा चुका है, ये सन दिया गया है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है दोस्तों, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, इसके पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फिर से देना है आप लोगों को कि ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा। जैसे ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध, बिल्कुल सही। अब इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 इक्वल टू ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है। जब रेशम द्वारा कोई कांच की छड़ को रगड़ते हैं, यानी रेशम पर जब किसी कांच की छड़ को रगड़ा जाता है
तो उस पर उत्पन्न आवेश किस तरह का होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। धन ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, ए व बी दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसमें कौन सा आवेश होता है, उसमें होता है धन आवेश। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, धन आवेश। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश, धन आवेश या कोई आवेश नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस पर कैसा, एबोनाइट जो एक प्रकार की अलग प्रकार की धातु होती है, उस पर किस तरह का आवेश आता है। कांच की छड़ पर दोस्तों धन आवेश आता था, तो इस पर कैसा आवेश आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। और जिन बच्चों का ऑप्शन सही है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से स्माइली करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट। उन पर क्या, एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश हो जाएगा दोस्तों, ऋण आवेश हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है दो आवेशित धातुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। यानी दो आवेशित जो होते हैं, दो आवेशित धातुएं हैं, उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो किसके द्वारा होता है। फैराडे का नियम होता है, एम्पियर का नियम होता है, कूलाम का नियम होता है, या फिर ओम का नियम होता है। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों दो आवेशित धातुएं होती हैं, यानी ये Q1 है और इक्वल टू ये भी Q2 है, तो इनके बीच में जो बल होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कूलाम बल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कूलाम बल। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है। एक स्थिरांक कहा जाता है, या समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है, या ए व बी दोनों कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कूलाम के नियम में। अब दोस्तों देख लेते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो दोस्तों कूलाम का जो नियम आता है वो आता है दोस्तों 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। ये आता है कूलाम बल दोस्तों, F बराबर ये मान आ जाता है, और यहाँ पर ये K लगा होता है नीचे। ये क्या होता है, माध्यम का समानुपातिक स्थिरांक, या इसे नियतांक बोलते हैं किसी भी माध्यम की। और जो एप्सिलॉन होता है ये माध्यम का विद्युतशीलता होती है, जो माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कूलाम के नियम में K का मान दोस्तों जो होता है वो होता है समानुपातिकता स्थिरांक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, तो बी ऑप्शन इज राइट। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है। यानी जब दो समान आवेश होते हैं, यानी यह भी धन आवेश है और यह भी धन आवेश है, तो इनके बीच में किस प्रकार का बल होगा। आकर्षण बल होगा, कोई बल नहीं होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब समान आवेशित चीज़ें होती हैं, जब समान आवेश होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। यानी ये बल इसे दूर की ओर करेगा, ये बल इसे दूर की ओर करेगा, तो वो बल कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। और यदि दो ऋणावेश वस्तुएं हैं, यानी इस पर भी ऋणावेश है और इस पर भी ऋणावेश है, तो ये भी दोनों वस्तुएं किस तरह का बल लगाएंगी, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएंगी, यानी एक दूसरे को अपने से दूर करेंगी। समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और बिल्कुल देखो उसी का अपोजिट क्वेश्चन का आंसर आ गया। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है दोस्तों। अभी वो कैसा आवेश था, सजातीय आवेश था, अब इसमें क्या है, विजातीय आवेश है, यानी ये प्लस है और ये माइनस है। तो भाई जब अपोजिट लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो उनके बीच में कैसा बल होगा, उनके बीच में बल हो जाएगा आकर्षण। तो विजातीय आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं। दोस्तों क्या है, जब हम किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये कांच की छड़ है और उसे किसी भी रेशम के टुकड़े से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या इसमें प्रोटॉन प्रक्रम में भाग लेते हैं, नहीं, हाँ, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु में प्रोटॉन कभी भाग नहीं लेते हैं। भाग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो सबसे पहले कौन प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो भाग कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, लेकिन प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाता है।
रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें खर्च हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा में। तो दोस्तों जब रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जैसे मान लेते हैं कोई एक सेल बना देते हैं इस तरीके से, तो जब एक सेल का प्लस पॉइंट हो जाता है और ये इधर का माइनस पॉइंट हो जाता है, तो जब ये बनाया जाता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में, तो इसका कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में या फिर धारा में। दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में या फिर धारा में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि विभवांतर किसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉन में, इसी में विभवांतर कम ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विभवांतर, आवेश, धारा या फिर प्रोटॉन। तो क्वेश्चन नंबर 97 का दोस्तों देख लेते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया, यानी जो इस तरह का एक विद्युत सेल दिया जाता है जिसमें यहाँ पर प्लस पॉइंट और यहाँ पर माइनस पॉइंट होता है। सेल के दो टर्मिनल होते हैं इस तरीके से, धनात्मक टर्मिनल होता है, एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। तो इनके बीच दोस्तों क्या उत्पन्न होता है? जब ये प्लस है और ये माइनस है तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र बनता है और यहाँ पर क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर होता है, जब चालक का ताप चर होता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के बीच के सिरों का विभवांतर चर रहता है। तो दोस्तों देख लेते हैं 98 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम होता है दोस्तों जब चालक का ताप अचर रहता है। और वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों ओम के नियम का? V बराबर IR। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिखा है कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या होती है? 10 की घात 14 ओम मीटर, 10 की घात 15 ओम मीटर या 10 की घात 12 ओम मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 की घात 12, 10 की घात 12 ओम मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जो प्रतिरोधकता वाले जो भी सवाल हैं दोस्तों उनको आप लोग नोटबुक्स में लिखते रहिएगा या फिर याद करते रहिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि वो चीज़ें दिमाग में एक बार से फीड हो जाएं कि कागज की शुष्क प्रतिरोधकता क्या होती है? 10 की घात 12 ओम मीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सवाल दिया गया है अंतिम क्वेश्चन, सवा क्वेश्चन दिया गया, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया नहीं, दूसरा ऑप्शन दिया गया हाँ, सी नंबर दिया गया ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं समय का। जो संचायक बैटरियां होती हैं उन्हें क्या करते हैं दोस्तों? पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? तो संचायक बैटरियां देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन, संचायक बैटरी जो होती है उसे क्या करते हैं? एक बार जब बैटरी समाप्त हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसे दोबारा क्या करते हैं? आवेशित कर देते हैं। यानी संचायक बैटरी, घरों में जो बैटरियां लगी होती हैं उन्हें क्या करते हैं? जब एक बार वो डिस्चार्ज हो जाती हैं तो उन्हें क्या इन्वर्टर के माध्यम से या सौर ऊर्जा के माध्यम से दोबारा उन्हें क्या करते हैं? दोबारा उन्हें फिर से पुनः आवेशित कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी हाँ, उन बैटरियों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो चैप्टर तीसरा चल रहा था विद्युत धारा, उसी के 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व किए थे और उसके आगे 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब इसका जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें बाकी के बचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों जिसके भी जितने क्वेश्चन सही हों वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, और अगले वीडियो में बाकी के बचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोग जो भी नोट्स बनवाए गए उन नोट्स को आसानी से और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जब आप नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तभी बाकी के क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ में, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। आप लोगों की पढ़ाई ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप लोग जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, यही हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों। तो बाकी का क्वेश्चन जो है बाकी के वीडियो में देखेंगे, तीसरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, तैयारी करते रहिएगा।